मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले धनराज, जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास थी। धनराज अपनी पत्नी धापूबाई के साथ में 9 अप्रैल साल 2026 को किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाने के लिए निकले थे। लेकिन अगले दिन जो व्यक्ति थे जिनका नाम धनराज था, उनकी पत्नी धापूबाई बस वही घर लौट कर आती हैं। और जब धापूबाई के दोनों बच्चे धापूबाई से उसके पिता के बारे में पूछते हैं, यानी उसके पिता धनराज आखिरकार कहाँ चले गए, तो जो धापूबाई थी वो कहती है कि उसके जो पति हैं ये मार्केट में किसी काम से रुक गए हैं और उन्हें कुछ सामान वगैरह खरीदना है, उसके बाद में वो लौट आएंगे। लेकिन परिवार वाले शाम तक इंतज़ार करते रहते हैं और जो धनराज थे उनके मोबाइल को भी ट्राई किया जाता है, लेकिन एक बार भी ना तो उनका मोबाइल नंबर से उनका कोई कांटेक्ट होता है और ना परिवार वालों तक जो धनराज थे उनकी कोई खबर पहुंचती है। अब सवाल यह था कि धनराज आखिरकार अपनी पत्नी के साथ में गए हुए थे, तो पत्नी घर लौट कर आ गई और धनराज कहाँ पर चले गए, ये एक बड़ा सवाल था। और दोस्तों यकीन मानिए, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो इस कहानी को सुनने के बाद में एक बार फिर आप लोग कहेंगे कि इंसान आखिरकार कौन से रिश्ते पर विश्वास करे। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों बात करें अगर हम लोग आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और इसी मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है मंदसौर, और इसी मंदसौर के अंतर्गत एक थाना आता है भानपुरा थाना, और इसी भानपुरा थाने के अंतर्गत एक गांव है दूधाखेड़ा गांव। और इसी गांव के अंदर धनराज नाम के व्यक्ति रहा करते थे। धनराज जिनके जो पिता थे वो खेती किसानी करते थे और गांव के अंदर वो पुश्तैनी किसान थे। धनराज के पिता बेहद ही सीधे साधे और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन थे। हर कोई उनकी इज्जत किया करता था क्योंकि उनका जो स्वभाव था ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। धनराज की जो माँ थी ये एक हाउसवाइफ थी और इनका भी जो स्वभाव था ये लोगों के प्रति बहुत अच्छा था। इसलिए धनराज के परिवार की जो छवि थी ये गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और धनराज जो थे ये भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पे ही चला करते थे। लंबा चौड़ा कद काठी थी इनकी, और इनका भी जो गाँव के अंदर जो इनका नेचर था उसकी लोग तारीफें किया करते थे। धनराज भी काफ़ी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। लगभग 12 से 14 साल पहले की बात है। धनराज की मुलाकात होती है एक शादी के अंदर धापूबाई नाम की लड़की से। धापूबाई जो कि देखने में इतनी खास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो धनराज थे ये धापूबाई के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, जो धनराज थे ये लंबा चौड़ा इनका शरीर था, देखने में भी खूबसूरत थे और परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। क्योंकि पिता की उम्र के साथ साथ जब पिता की उम्र बढ़ी तो इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी धनराज ने संभाली। खेती किसानी से लेकर अगर रिश्तेदारी में किसी चीज़ का कोई काम रहता तो धनराज ही किया करते थे। धनराज चाहे बैंक्स का काम हो, चाहे किसी रिश्तेदारी में आना जाना या फिर कोई बातचीत, ये सारे काम धनराज ही देखा करते थे। लिहाजा धनराज को जब उस लड़की से प्यार हो जाता है तो उसके बाद में धनराज फैसला करते हैं कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ धापूबाई से। लेकिन इन दोनों के लिए मुश्किल ये थी कि आखिरकार परिवार तक ये बात कैसे पहुंचे। अब चूंकि जो धनराज थे ये एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, परिवार इनकी बात माना करता था, इसलिए धनराज अपने फैमिली वालों से कहते हैं कि वो एक धापूबाई नाम की लड़की को पसंद करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। लिहाजा धनराज के जो माता पिता थे किसी तरीके से धापूबाई के घर फैमिली वालों तक रिश्ते की बात पहुँचवाते हैं। उसके बाद में जो धापूबाई थी उसकी फैमिली वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ में धनराज और धापूबाई इन दोनों की शादी कर दी जाती है। अच्छा, जो धापूबाई थी जब वो शादी कर कर अपने पति धनराज के घर पे आती है तो एक अच्छी बहू बनकर वो अपने ससुराल वालों का भरपूर ख्याल रखती है। धापूबाई का भी स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो धनराज के माता पिता थे उन्हें भी अपने बेटे की पसंद पर गर्व होने लगा था, क्योंकि गाँव के अंदर उनकी बहू की तारीफें लोग करते नहीं थकते थे। हमेशा लोग यही कहा करते थे कि अगर किसी को बहू मिले तो धनराज की पत्नी की तरह मिले। वो कितने अच्छे नेचर की है, मेहमानों का भी अच्छे से देखभाल करती है और परिवार में जो बुजुर्ग सास ससुर हैं उनकी भी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। लिहाजा धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और वक्त गुजरने के साथ में साल 2021 की ये बात है। धनराज का एक बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था पंकज। अच्छा, जो पंकज था ये ठेकेदारी का काम किया करता था। इसके पास में कुछ जेसीबी मशीन और कुछ और क्रेन्स वगैरह भी थी जिसको ये किराए पर उठाया करता था। पंकज के पास में अच्छा पैसा था, अच्छा रसूख था, अच्छा नाम था, अच्छा रुतबा था।
और पंकज का धनराज बचपन का दोस्त था। इसलिए पंकज अक्सर धनराज के घर पे आया गया करता था और पंकज और धनराज दोनों धापूबाई के सामने बैठकर अपने बचपन की दोस्ती के किस्से धापूबाई को सुनाया करते थे। पंकज अक्सर बताया करता था कि जो धनराज धापूबाई का पति है वो बचपन में ऐसा था, वो बचपन में वैसा था। लेकिन यहाँ पर पंकज कभी कभी अपनी कामयाबी के भी किस्से सुनाया करता था और वो किसी तरीके से उसकी पत्नी को ये बताने की कोशिश करता था कि किस तरीके से धनराज पीछे रह गया और पंकज आगे निकल गया। लिहाजा पंकज की इन बातों का असर ऐसा होता है कि धापूबाई कहीं ना कहीं अब पंकज के प्रति थोड़ा सा आकर्षित होने लगती है। लिहाजा जो पंकज था शायद वो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, शायद उसको इंतजार था कि किसी तरीके से वो धनराज की पत्नी धापूबाई को अपनी बातों में ले ले और पंकज अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। लिहाजा वक्त के साथ साथ पंकज और धापूबाई इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब शुरुआत में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, जब दोस्ती होती है तो फिर फ़ोन पे बातचीत होना शुरू होती है और जब फ़ोन पे बातचीत होना शुरू होती है दोस्तों, तो फिर इन दोनों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जिसकी वजह से इनका जो रिलेशन था ये नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाता है। अब जब नाजायज़ ताल्लुकातों में बदलता है तो अक्सर जब कभी भी धनराज घर से बाहर जाया करता था तो उस समय पंकज धनराज के घर पे आया करता था और वो आकर अकेले में उसकी पत्नी से बातचीत किया करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा, हालांकि धनराज को शुरुआत में इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि चिराग तले अक्सर अंधेरा होता है। धनराज को भले ही उसकी पत्नी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन धनराज के आस पड़ोस के जो लोग थे ये बहुत अच्छे से जान चुके थे कि आखिरकार धनराज की पत्नी धापूबाई और उसके दोस्त पंकज के बीच में क्या कुछ चल रहा है और कौन सी खिचड़ी पक रही है। लिहाजा आस पड़ोस के लोग धनराज को भी इस बारे में आगाह करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी पत्नी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था। हालांकि धनराज को शुरुआत में अपनी फैमिली के ऊपर पूरा भरोसा रहता है, उससे अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा रहता है, अपने दोस्त के ऊपर भरोसा रहता है, लेकिन चूंकि समाज ने अब उसके जहन में ये चीज़ें डाल दी थी, अब वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को नोटिस करने लगा था। धनराज कभी कभी जब अपने घर पे आता था तो देखता क्या था कि उसकी जो पत्नी है ये अक्सर फ़ोन पे बातचीत करती होती और जब वो घर में घुसता तो फिर फ़ोन को कट कर देती और फ़ोन के अंदर लॉक लगा देती। धनराज फ़ोन को चेक करने की कोशिश करता, लॉक पूछता तो फिर अगले दिन फिर लॉक चेंज हो जाता। अब धनराज के मन में शक तो था, लेकिन शक के आधार पर वो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। लिहाजा कई बार ऐसा भी होता है कि धनराज अपनी पत्नी और अपने दोस्त पंकज को कुछ ऐसी स्थिति में देखता है जो शायद उसे नहीं देखना था। लिहाजा धनराज को भी यह शक हो चुका था कि उसकी जो पत्नी है पंकज के साथ में किस रिश्ते में है। लिहाजा उसके बाद में धनराज अपनी पत्नी से बात करता है और अपने दोस्त पंकज से भी बात करता है, क्योंकि धनराज एक जिम्मेदार व्यक्ति था। धनराज पंकज से कहता है कि तुम उसकी पत्नी के साथ में जिस तरीके की रिलेशनशिप में हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारे और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे घर आना छोड़ दो। अपनी पत्नी से भी बात करता है। साथ के साथ धनराज अपनी बड़ी वाली बेटी से कहता है कि तुम अपनी माँ के ऊपर थोड़ी नज़र रखो, मेरे जाने के बाद घर पे कौन आता है कौन जाता है इसकी पूरी जानकारी तुम मुझे दिया करो और माँ फ़ोन पे किससे बात करती है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। लिहाजा धनराज की पत्नी धापूबाई के ऊपर जब चारों तरफ से बंदिशें लगती हैं, अब धापूबाई परेशान होने लगती है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से पंकज से ना तो मिल पा रही थी और ना ही बातचीत कर पा रही थी और अवैध संबंधों की कुछ ऐसी लत इन दोनों को लगी हुई थी कि किसी भी हाल में ये दोनों मिले बिगर रह नहीं सकते थे। लिहाजा उसके बाद में किसी तरीके से ये अपने प्रेमी पंकज से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद में कहती है कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि उसके पति को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग रास्ते से हटा दें। अब रास्ते से हटाएं तो कैसे हटाएं? लिहाजा प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत सबसे पहले धापूबाई और पंकज किसी तरीके से अपनी बातों में धनराज को लेते हैं। कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कहते हो, हमसे गलती हो गई और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद में किसी तरीके से ये उससे माफ़ी तलाफ़ी करते हैं और वक्त के साथ साथ जो धनराज था ये भी इन दोनों को माफ़ कर देता है, क्योंकि धनराज एक सीधा साधा व्यक्ति था। लेकिन धनराज को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसने अपनी पत्नी और अपने दोस्त को माफ़ तो कर दिया है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये शायद धनराज को भी नहीं पता था। लिहाजा 9 अप्रैल साल 2026 के दिन की बात है। जो धनराज की पत्नी धापूबाई होती है वो धनराज से कहती है कि आपको याद है कि आज हमारे रिलेशन में एक शादी है, अब शादी में जाना भी है तो कैसे जाए।
लिहाजा तुम ऐसा करो कि अपने दोस्त पंकज को बुला लो, वो हमें शादी में छोड़कर घर वापस आ जाएगा। धनराज भी अपनी पत्नी का कहा मानता है और पंकज को कॉल कर देता है। पंकज अपनी गाड़ी उठाता है। गाड़ी उठाने के बाद में धनराज के घर पहुंचता है और इन दोनों को लेकर शादी में पहुंच जाता है। शादी में पहुंचने के बाद में वापस लौट आता है। अब जब पंकज वापस आता है तो उसके बाद में जो धनराज के बच्चे थे वो पंकज से पूछते हैं कि अंकल, पिता और माँ नहीं आए क्या? तो पंकज कहता है कि मैं तो उन्हें शादी में छोड़कर चला आया, हो सकता है कि वो लोग कल पे आए। लिहाजा अगले ही दिन जो धनराज की पत्नी धापूबाई होती है वो घर लौट आती है। अब बच्चे पूछते हैं कि बापू कहाँ है, पिताजी कहाँ हैं? तो जो धापूबाई होती है वो कहती है कि दरअसल तुम्हारे पिता को मार्केट में कुछ काम था और वो अपना काम निपटा कर थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों 1 घंटा गुजर जाता है, 2 घंटे गुजर जाते हैं, 3 घंटे गुजर जाते हैं, शाम होने को आई थी। अब परिवार के जो और सदस्य थे उन्हें भी धनराज की फिक्र होने लगती है। लिहाजा जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो धनराज की पत्नी से और धनराज की बड़ी बेटी से कहते हैं कि तुम अपने पिता को फोन लगाओ, आखिरकार धनराज कहाँ रह गया और अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन दोस्तों जब फोन लगाया जाता है तो फोन स्विच ऑफ बताता है। अब कहीं ना कहीं बच्चों की और परिवार वालों की परेशानी बढ़ती है। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। इसलिए धनराज के जितने भी मिलने वाले लोग थे उन सारे ही लोगों से पता किया जाता है कि धनराज यहाँ पर आया। जो आस पड़ोस में रिश्तेदार थे उनसे भी पता किया जाता है। जहां पर धनराज का उठना बैठना था उस जगह पर भी जाया जाता है, खेतों पर भी देखा जाया जाता है। लेकिन दोस्तों कहीं पर भी धनराज का कोई पता नहीं था। लिहाजा उसके बाद में जो बड़ी वाली बेटी थी अपने दादा दादी और बाकी के रिश्तेदार के साथ में पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये अपने पिता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। लेकिन जब बड़ी बेटी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा रही थी तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट, कोई शक है क्या? तो जो बड़ी वाली बेटी होती है वो कहती है कि दरअसल मुझे अपनी माँ और पंकज नाम का एक व्यक्ति जो मेरे पिता का दोस्त है उसके ऊपर शक है, क्योंकि मेरे पिता और मेरी माँ को ये पंकज ही लेकर गया था शादी के अंदर। लेकिन पंकज उसी दिन लौट आया, बोला माँ और पिता कल आएंगे। लेकिन कल को सिर्फ और सिर्फ माँ आई और माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता मार्केट में किसी काम से रुक गए हैं। लिहाजा पुलिस वाले उस बच्ची के बयानों को तरजीह देते हुए जो धापू भाई और पंकज थे इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकालते हैं। और जब कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि 9 अप्रैल साल 2026 को शादी में जाने से पहले धापू भाई और पंकज की काफी देर बातचीत हुई थी और उसी के बाद में धापू भाई ने अपने पति से कहकर पंकज को गाड़ी लेकर बुलाया था। लिहाजा शक के आधार पर धापू भाई और पंकज इन दोनों को उठाकर पुलिस थाने लेके आया जाता है। और पुलिस थाने लाने के बाद में जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में ये लोग पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये लोग किसी भी तरीके से पुलिस को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये दोनों आखिरकार टूट जाते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब, हमारे पास में इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम कत्ल न करते तो फिर क्या करते। लिहाजा पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुमने आखिरकार धनराज के साथ में क्या किया है और तुम्हारे कत्ल करने के पीछे ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस वजह से तुमने धनराज का कत्ल किया है। तो उसके बाद में जो पंकज और धापू भाई थे ये दोनों बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में पिछले 6 सालों से हैं और हमारा मिलना मिलाना भी होता था। लेकिन पिछले कुछ समय से धनराज को हमारे बारे में खबर लग गई जिसकी वजह से उसने हमारे रिश्ते के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बंदिशें और पहरेदारी बिठा दी थी। हम दोनों को एक दूसरे से मिलना था लेकिन धनराज की पहरेदारी की वजह से एक दूसरे से मिल पाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए हम दोनों ने धनराज को रास्ते से हटाने का फैसला किया। 9 अप्रैल साल 2026 को शादी में जाने का बहाना कर हम लोग धनराज को एक सुनसान जगह पर लेकर पहुंचते हैं। वहां पर ले जाने के बाद में धनराज को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है और उसके बाद में जब वो बेसुध हो जाता है तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। जब हम लोग हत्या कर देते हैं तो उसके बाद में हम लोग सोचते हैं कि शव की शनाख्त ना हो सके, इसलिए दरांती से चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ देते हैं। उसके बाद में जो पंकज था उसके एक सुनसान खेत पर लेकर हम लोग पहुंचते हैं। वहां पर डेड बॉडी को छोड़ते हैं और घर आ जाते हैं। अगले ही दिन जो पंकज था खेत पर किसी काम का बहाना बनाकर जेसीबी बुलाता है, वहां से काफी गहरा गड्ढा कराता है और उसी गहरे गड्ढे के अंदर जो धनराज की बॉडी थी उसको दफन कर देता है। और उसके बाद में जो पूरा प्लान था उसके तरीके से हम लोग यहाँ पर कहानी गढ़ देते हैं। वाकई में दोस्तों पुलिस जब ये पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है। सबसे पहले धनराज के बारे में पुलिस ये सोचती है कि धनराज को जब उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के बारे में पता चल गया था तो धनराज को किसी भी सूरत में उन दोनों को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए था। अगर माफ कर भी दिया था तो फिर सतर्क रहना चाहिए था। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि शराब इतनी ज़्यादा पी जाए कि कोई तुम्हारे ऊपर काबू ना पा सके। धनराज ने अगर ज़्यादा शराब ना पी होती तो शायद आज वो बच जाता। लेकिन एक तरफ एक ऐसी पत्नी है
जिसने पति और पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक तरफ एक ऐसा दोस्त है जिसने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। ये दोनों तो जेल गए हैं, लेकिन जरा सोचिए उन दो बच्चों का क्या होगा। दो बच्चे जिन्होंने अपने पिता को अभी हाल ही में खो दिया, और जो माँ है शायद ये भी अपनी पूरी जिंदगी अब सलाखों के पीछे गुजारे। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, मुझे कमेंट्स करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।